हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल? सब ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। हेलो। बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बच्चे, आप बताओ, आप कैसे हो? हाँ भाई, आप बताओ कैसे हो? गुड इवनिंग। ठीक है, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करें अब। सब लोग आ गए? लगभग तो सब लोग आ गए। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग मिक्सचर पढ़ रहे थे, और मिक्सचर में कल हमने होमोजेनियस मिक्सचर को डिस्कस किया था। आज हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मैंने कल आपको मीनिंग बताया था, होमो मीन्स क्या होता है और हेट्रो मीनिंग क्या होता है। होमो मीन्स होता है सेम, और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, है ना? जैसे आप वाटर में सैंड डाल दो, है ना? वाटर और सैंड क्या कभी भी वो जो है यूनिफॉर्म मिक्सचर हो सकता है? नहीं। मीन्स क्यों? क्योंकि सैंड जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, और डिजॉल्व नहीं होगा तो सैंड जो है वो वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो सॉल्यूशन जो है वो आपका होमोजेनियस नहीं बल्कि हेट्रोजेनियस होगा, ठीक? तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ओके बच्चे? तो हेट्रो हेट्रो मीन्स डिफरेंट, है ना? डिफरेंट मीन्स के मिक्सचर मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, not uniform throughout the mixture, throughout the mixture। तो पूरे मिक्सचर में अगर यूनिफॉर्म जो है नहीं हो उसका कंपोजिशन, तो उसको हम लोग
हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे बच्चे आप वाटर में आप ऑयल को ऐड कर दो, है ना? तो आप जानते हो कि वाटर में ऑयल डिजॉल्व नहीं होने वाला है। डिजॉल्व नहीं होगा तो ऑयल जो है ये क्या करेगा, ये तो फ्लोट करेगा इस पर, है ना? ऑयल फ्लोट करेगा, ये वाटर हो गया, है ना? तो हमने होमोजेनियस में क्या कहा था कि होमोजेनियस में आप सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट से आप थोड़ा सा अमाउंट जो है रिमूव करो, और रिमूव करने के बाद उसका फिजिकल क्वांटिटीज आप देखोगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, है ना? ठीक है, जो भी पैरामीटर है तो वो क्या होगा, जो है सेम होगा, है ना? किसी भी पार्ट से। लेकिन क्या इसमें पार्ट सेम होगा? नहीं। आपका ऑयल कहाँ है, तो ऑयल जो है आपका सरफेस पर है, वाटर, है ना, नीचे है। आप वाटर में सैंड डाल दो, वो जो है ना, डिजॉल्व नहीं होने वाला है। तो वो सब्सटेंस जो डिजॉल्व नहीं होता है उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है ना? और ऐसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। ठीक, तो होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हो गया? चलो अब हम लोग आते हैं प्योर सब्सटेंसेस में। अब हम लोग आते हैं प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस में हमारा क्या है बच्चे, तो एलिमेंट है ना? प्योर सब्सटेंस में क्या है, तो फर्स्ट जो है वो एलिमेंट है, ठीक है? और उसके बाद क्या है, तो कंपाउंड है। एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट जो है प्योर सब्सटेंस है जो ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना होता है, जो सिर्फ एक टाइप का, यानी वन टाइप का एटम से बना होता है। मीन्स अगर ओनली वन टाइप का एटम से बना अगर है तो एलिमेंट क्या होगा, तो प्योर होगा, है ना? तो लिखना कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस which is made up of only one kind of एटम्स, जो सिर्फ एक प्रकार के एटम से बना होता है, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है? तो जैसे हम लोग अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम एलिमेंट किससे बना है, तो सोडियम एटम से बना है। मैग्नीशियम एलिमेंट की बात करें तो मैग्नीशियम से बना है। ऑक्सीजन किससे बना है, तो ऑक्सीजन एटम से बना है। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन एटम से बना है ना? तो जितने भी एलिमेंट्स होता है वो सारे के सारे जो है प्योर जो है फॉर्म में होता है, ठीक है? अब एलिमेंट में हमने कहा कि एलिमेंट जो है हमारे पीरियड टेबल में टोटल जो एलिमेंट्स हैं अभी, ठीक है ना? टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, तो वो हैं जो है 118 एलिमेंट्स, है ना? टोटल एलिमेंट्स का जो नंबर है हमारे पीरियड टेबल में वो है 118 एलिमेंट्स। अब 118 एलिमेंट्स में सबके सब नेचुरल नहीं है ना? इसमें कुछ एलिमेंट्स जो है आर्टिफिशियल भी है, ठीक? तो कितने एलिमेंट्स नेचुरल हैं, कितने आर्टिफिशियल हैं, कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल हैं, कितने मेटलॉइड हैं, ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक सेपरेट जो है चैप्टर पढ़ना है, पीरियड टेबल। तो पीरियड टेबल में हम लोग सारी चीज पढ़ेंगे, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने आर्टिफिशियल हैं, कितने नेचुरल हैं, कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं, कितने जो है मेटलॉइड हैं, ये सब हम लोग वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है? बस यहाँ मैंने लिख दिया टोटल एलिमेंट जो है 118 है, और इसमें जो है
इसमें क्या है तो नेचुरल भी है, लेकिन ज्यादा जो है नेचुरल भी है बच्चे और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी हैं, आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल दोनों है, लेकिन नेचुरल जो है ये ज्यादा है ना, ये जो है ये जो है नेचुरल एलिमेंट्स जो है ज्यादा है, आर्टिफिशियल एलिमेंट जो है ये कम है। ओके चलो, हो गया। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि इसमें मेटल भी हैं, मेटलॉइड भी हैं और नॉन मेटल भी हैं। अगर हम लोग नंबर के बेसिस पर अगर देखें ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा जो है बच्चे वो मेटल हैं, देन जो है नॉन मेटल है ना, देन नॉन मेटल एंड देन मेटलॉइड, है ना, देन मेटालॉइड, है ना, मीन्स इसका नंबर सबसे ज्यादा है ना, इसका नंबर मेटल का नंबर सबसे ज्यादा है, उसके बाद नॉन मेटल और उसके बाद मेटलॉइड। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम लोग देख लें मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या डिफरेंसेस है। जैसे मेटल और नॉन मेटल आप का डिफरेंसेस आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हो, है ना, लेकिन थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, हमारे सिलेबस में है ना, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो मैं थोड़ा सा मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस जो है बता देता हूं आपको, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स आ जाएगा, है ना, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ आपका जो है मिस होगा, सारे है ना, जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो सारे आ जाएगा, लेकिन शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो मेटल जो है, मेटल मेटल क्या होता है तो हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है, लेकिन कुछ मेटल्स जो है वो सॉफ्ट भी होता है, जैसे सोडियम है, पोटासियम है ना, सीजियम है, ये सब जो है सॉफ्ट मेटल्स होता है, मरकरी है, ये सब सॉफ्ट मेटल्स होता है ना। मेटल जो है हार्ड होता है लेकिन, है ना, है ना, मेटल जो है हार्ड होता है लेकिन एक्सेप्शन है क्या तो सोडियम है, पोटेशियम है ना, मरकरी है, ठीक है, ये सब जो है ये सब सॉफ्ट मेटल्स हैं। और सोडियम पोटेशियम को हम लोग जो है नाइफ से भी काट सकते हैं, इतना जो है सॉफ्ट मेटल्स होता है ना। तो हार्ड हो गया, उसके बाद मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। एमपी और बीपी आप लिख लेना, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। एमपी स्टैंड फॉर मेल्टिंग पॉइंट और बीपी, बीपी आप जानते हो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये क्या होता है, काफी हाई होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चे, तो ये जो है डक्टाइल होता है ना। डक्टाइल क्या होता है आपको आइडिया होगा, है ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, डक्टाइल मीन्स के, है ना, विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जब किसी मेटल्स को आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो खींचकर, उसको कहते हैं हम लोग डक्टाइल। ठीक है, तो बस समझ गए, डक्टाइल मीन्स, है ना, ये मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, एक मेटल को हम लोग पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डक्टाइल। और जो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, मोस्ट डक्टाइल जो होता है बच्चे, मोस्ट डक्टाइल मेटल ये क्या होता है, तो ये होता है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है कि भाई हम लोग गोल्ड का या सिल्वर का यूज हम लोग ज्वेलरी में क्यों करते हैं, क्या रीजन है ना। तो पहली बात तो लस्टरस होता है, लस्टरस में शाइनिंग होता है। सेकंड की डक्टाइल होता है, इससे हम लोग बहुत पतले वायर बना सकते हैं। तीसरा मेलिएबल होता है, मेलिएबल मीन्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, है ना, बहुत पतले जो है पत्थर यानी बहुत पतले जो है शीट्स हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो ये सारे प्रॉपर्टीज होता है, इसीलिए हम लोग गोल्ड का जो है यूज जो है करते हैं किसमें, तो ज्वेलरी बनाने में। ओके, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल जो है बच्चे वो गोल्ड होता है। उसके बाद मेलिएबल होता है ना, मेलिएबल होता है, और मोस्ट मेलिएबल मेटल भी जो है वो गोल्ड ही होता है ना। तो मोस्ट गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल्स, मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। ठीक, चलो मेलिएबल मीन्स समझ गए,
है ना, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग इट, मींस इसको पीट पीट कर हम लोग बहुत ही पतले जो है शीट्स बना सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मेलिएबल। चलो नेक्स्ट है बच्चे लस्टरस। ये लस्टरस होता है, लस्टरस मींस मेटल में आप जानते हो कि मेटल का अपना शाइनिंग होता है ना। कुछ मेटल्स डल होता है, लेकिन कब होता है, तो जब हम लोग उसका कटिंग करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जैसे सोडियम देखो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एलिमेंट जो है डल होता है, लेकिन कब, जब फ्रेश कट काटते हैं तो उस समय डल नहीं होता है। जब उसको काट के आप छोड़ दो कुछ देर तो वो डल हो जाता है कलर, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। जैसे ये सोडियम है, ये सोडियम है, ठीक है। सोडियम को कैल्शियम भी, लेकिन कैल्शियम उतना नहीं होता है, कैल्शियम उतना डल नहीं होता है कैल्शियम, है ना। तो इसको आप, जैसे सोडियम है, इसको आप कट करके थोड़ा देर छोड़ दो, है ना। जब छोड़ दोगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है, इसका कलर जो है डल हो जाता है। लेकिन ज्यादा मेटल्स जो है वो क्या होता है, तो लस्टरस होता है, मीन्स शाइनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद सोनोरस होता है, मेटल जो है सोनोरस होता है, मीन्स इसमें जो है एक जो है करेक्टरिस्टिक जो है करेक्टरिस्टिक आवाज होती है ना। मीन्स इसका जो है इट हैज रिंगिंग साउंड, है ना। तो मीन्स की जब मेटल को आप पीटोगे तो उससे आवाज निकलेगी, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं सोनोरस। तो हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, लस्टर होता है, सोनोरस होता है। उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। मीन्स कि मेटल में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, और मेटल जो है सारे के सारे मेटल सॉलिड होता है एक मरकरी को छोड़कर, है ना। ये क्या होता है बच्चे, तो सॉलिड होता है, लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है, मरकरी क्या होता है, तो ये जो है बच्चे आप जानते ही होंगे कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये नोट कर लो आप। अच्छा, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, बता सकते हो कोई? हाँ बच्चे लोग, कोई बता सकते हो कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, कौन सा मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है? कोई नहीं? देखो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो टंगस्टन का होता है, डब्लू, डब्लू टंगस्टन। टंगस्टन ये जो है इसका जो है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसीलिए तो टंगस्टन का यूज होता है बल्ब में। बल्ब का जो फिलामेंट होता है बच्चे, अब तो एलईडी आने लगा, है ना। एलईडी या जो है सीएफएल, है ना, ये बहुत सारे जो है, और ठीक है। लेकिन पहले तो बल्ब आता था, ठीक है। तो बल्ब में जो है, जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है बच्चे, है ना, ये जो फिलामेंट होता है, ठीक है, ये फिलामेंट ये किसका बना होता है, ये टंगस्टन का ही तो बना होता है ना। ये टंगस्टन का ही तो बना होता है, टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लू, है ना। तो ये मेल्ट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ना। आप बल्ब को कई दिन तक कंटिन्यू जो है छोड़ दो जला के, है ना, देखो इसका फिलामेंट जो है मेल्ट नहीं होगा, ठीक। चलो, तो ये तो मेटल हो गया। अगर हम लोग नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में जस्ट इसका उल्टा हो गया, सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, नॉन डक्टाइल होता है, नॉन मेलिएबल होता है, नॉन लस्टरस होता है, नॉन, है ना, सोनोरस नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है ना। लस्टरस नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जैसे आयोडीन है ना, डायमंड है ना, ये सब लस्टरस होता है, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ओके। तो बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा नॉन मेटल का भी देख लेते हैं।
सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है भाई, ठीक है। तो जिसको, जो नए हैं, है ना, उन लोगों को तो क्लास करना ही है। जिसको डाउट है, जो पढ़ चुके हो ये चैप्टर और डाउट है, तो वो भी क्लास कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा नॉन मेटल का भी हम लोग लिख लेते हैं। तो नॉन मेटल, ये पहली बात तो ये सॉफ्ट होता है, ठीक है? लेकिन एक्सेप्शन है डायमंड, है ना। एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड आप जानते ही हो। डायमंड जो है, डायमंड वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। मिस वर्ल्ड का जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है डायमंड, आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेटल, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेटल, ठीक है। उसके बाद ये जो है नॉन डक्टाइल होता है, नॉन डक्टाइल होता है। लेकिन एक्सेप्शन है एक, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर जो है ये डक्टाइल होता है, फाइबर है, इससे वायर बनाता है। उसके बाद मेलिएबल, नॉन मेलिएबल होता है, मेटल मेलिएबल होता है, ये नॉन मेलिएबल होता है, नॉन मेलिएबल होता है, ठीक है। ये नॉन लस्टरस होता है, नॉन लस्टरस। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट हो गया क्या, तो आयोडीन हो गया, आयोडीन हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, है ना, ये सब। तो इसमें शाइनिंग होता है। उसके बाद नॉन सोनोरस होता है, ठीक है। उसके बाद बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्ट क्या, तो ग्रेफाइट, डायमंड नहीं होता है, डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो है ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, लेकिन डायमंड क्या होता है, तो ये बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ये तीनों फिजिकल स्टेट में होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। लिक्विड में सिर्फ एक ही लिक्विड होता है और वो है ब्रोमीन, ब्रोमीन Br2, है ना। लिक्विड एक ही है, सिंगल लिक्विड है, बाकी सॉलिड और गैस है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे नॉन मेटल्स। तो मेटल, नॉन मेटल। अब बात आती है कंपाउंड में, तो थोड़ा सा हम लोग कंपाउंड भी देख लें। हो गया, हाँ भाई बच्चे लोग, हुआ कि नहीं, हो गया, ओके। चलो थोड़ा सा कंपाउंड हम लोग देख लेते हैं, क्या होता है कंपाउंड। तो ये सारा चीज तो आपको याद होगा ही, आई होप, है ना, क्योंकि ये आप क्लास 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हो। बट सिलेबस में है 11th में, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया, नहीं तो आप कहोगे कि सर आपने पढ़ाया नहीं। मैंने पढ़ा तो था, लेकिन आपको तो पढ़ाना चाहिए था, है ना, तो मैंने पढ़ा दिया। तो थोड़ा सा बच्चे हम लोग कंपाउंड देख लेते हैं। कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड जो है
दो या दो से अधिक कंपोनेंट का बना होता है, आप कह सकते हैं एलिमेंट का बना होता है, और उसमें जो है जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है ना। मीन्स ये भी प्योर सब्सटेंस हो गया, इट इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ two or more elements in definite proportion of mass, in definite proportion of mass। तो मास का जो प्रोपोर्शन होता है वो डेफिनेट होता है ना। जैसे आप वाटर, अगर वाटर लिखो तो बच्चे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O ही लिखेंगे। हम लोग HO नहीं लिख सकते हैं, हम लोग H3O नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है बाय नंबर या बाय मास, है ना। अगर हम लोग इसमें मास का देखें तो मास हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 2 ग्राम होता है 2 हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चे, तो 16 ग्राम होता है। अब दोनों का रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1:8 का हो जाएगा, 2 और 16, है ना। 2 और 16 का जो रेशियो आ जाएगा 1:8, यानी कि ये क्या हो गया बच्चे, तो ये हो गया आपका मास का रेशियो, है ना। तो ये क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा, है ना। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक। दूसरी बात ये कि कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होता है बच्चे, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है ना, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, ठीक है। देखो, तो कंपाउंड और मिक्सचर आपने जो है क्लास 8 में, 9 में, 10th में आपने कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंसेस पढ़ा होगा। एक साइड आपने कंपाउंड लिखा होगा, एक साइड आपने मिक्सचर लिखा होगा कि कंपाउंड में क्या होता है, तो एलिमेंट का यानी जो भी कंपोनेंट्स होता है उसका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, और मिक्सचर में फिक्स नहीं होता है ना। जैसे मिक्सचर हम लोग को बनाना हो, जैसे मान लेते हैं कि सॉल्ट, वाटर और शुगर का बनाना हो, वाटर और शुगर का, तो वाटर और शुगर का कोई जरूरी नहीं कि दोनों का मास फिक्स होना चाहिए कि 1 लीटर वाटर होना चाहिए, 100 ग्राम शुगर होना चाहिए, ऐसा नहीं। 1 लीटर वाटर होता है, 100 ग्राम शुगर होगा तो मिक्सचर बनेगा। अगर 1 लीटर वाटर है और 99 ग्राम शुगर है तब भी मिक्सचर बनेगा, है ना। और टेस्ट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप 100 ग्राम के प्लेस पर अगर 99 ग्राम दे दोगे शुगर, तो वहां टेस्ट में भी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा। लेकिन मिक्सचर में जो है क्या होता है, तो मास का जो है जो कंपोजिशन होता है वो जो है डिफरेंट नहीं होता, यानी फिक्स नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड में फिक्स होता है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है बच्चे, वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल जो है डिफरेंट होता है। मीन्स जिस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का से बना है मिक्सचर, सॉरी कंपाउंड, तो जो एलिमेंट का जो है कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रॉपर्टीज है, वो कंपाउंड का नहीं होता। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर का प्रॉपर्टीज वही होता है जो उसके कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स का होता है। जैसे मैं चलो मान लेते हैं कि हम लोग वाटर लेते हैं और शुगर लेते हैं। आप टेस्ट करोगे तो कैसा होगा, मीठा लगेगा क्योंकि शुगर है वाटर में। तो वहां देखो आपको शुगर का टेस्ट आ रहा है। अब क्या करो, उस शुगर में थोड़ा सा आप सॉल्ट भी डाल दो। जब सॉल्ट डालोगे उसके बाद जब टेस्ट करोगे तो सॉल्ट और जो है शुगर दोनों को टेस्ट आना लगेगा। अब उसमें थोड़ा सा लेमन का जो है जूस डाल दो, है ना, क्या होगा, तो अब जो है शुगर का, सॉल्ट का और लेमन का, तीनों का जो है आपको टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में जैसे अगर हम लोग बात करें वाटर का, वाटर किससे बना है, तो हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, हाइड्रोजन कंबस्टिबल होता है, मीन्स कंबसन होता है उसका। और ऑक्सीजन क्या होता है, तो ये सपोर्टर होता है। बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज जो है बर्न नहीं हो सकता है, जल नहीं सकता, आप जानते हो। तो हाइड्रोजन तो कंबस्टिबल हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, इट इज द सपोर्टर ऑफ कंबसन, ठीक है। हाँ 1 चल रहा है, ठीक है, यूज चैप्टर 1 चल रहा है, ठीक। तो बच्चे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल इन नेचर एंड ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबसन, नहीं। लेकिन आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब वाटर बनाएगा तो वाटर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, आप देख सकते हो, नहीं। तो वाटर ना तो कंबस्टिबल होता है और ना ही तो सपोर्टर होता है कंबसन का, बल्कि ये क्या करता है, इट पुट्स आउट द फायर, ये तो उल्टा जो है आपको बुझा ही देता है ना। तो कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है बच्चे, वो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट
से बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन मिक्सचर का जो प्रॉपर्टी होता है वो वही होता है जो उसके कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स का होता है, मींस जिससे वो बना होता है। ठीक, तो चलो एक और सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखना कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट as that of its constituent elements. तो जिस एलिमेंट से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मीन्स क्या, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मीन्स जिससे वो बना है ना कंपाउंड, उसी को हम लोग कहते हैं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा बच्चे, तो वाटर, है ना। देखो हाइड्रोजन क्या होता है, इट इज कंबस्टिबल इन नेचर, और इट इज द सपोर्टर ऑफ कंबसन। ये कंबसन का जो है सपोर्टर हो गया, बट इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होता है, इट पुट्स ऑफ द फायर। है ना। हो गया, तो आगे बढ़े हम लोग, है ना। चलो, तो अब बच्चे देखो मिक्सचर, अगर हम लोग मिक्सचर की बात करें तो मैंने क्या कहा, तो मिक्सचर का वही प्रॉपर्टी होता है जो उसके कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट का होता है। तो एक और सेंटेंस मैं लिख देता हूं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर इज सेम एज दैट ऑफ its constituent components। ठीक है, तो बाकी आपको समझ में आ गया होगा और मैंने बता ही दिया। तो जैसे अगर वाटर तो टेस्टलेस होता है, वाटर का कोई टेस्ट होता नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग शुगर की बात करें और प्लस सॉल्ट, है ना, ये तीनों मिला के हम लोग एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, एक मिक्सचर बनाते हैं। तो आप समझ सकते हो, है ना, कि जो टेस्ट होगा मिक्सचर का वो वही होगा जो शुगर और सॉल्ट का होगा। वाटर का तो खैर कोई टेस्ट होता नहीं है ना। तो क्या हो गया, मिक्सचर का प्रॉपर्टीज वही हुआ जो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का होता है, मीन्स कंपोनेंट्स का होता है। ठीक, चलो अब कंपाउंड में बच्चे हमने बताया था कि दो टाइप का कंपाउंड होता है। एक तो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, कंपाउंड एक हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है बच्चे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन होता है, मीन्स कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, है ना, इन सच टाइप ऑफ कंपाउंड। तो जिस कंपाउंड में कार्बन होगा, अब ऐसा नहीं कि जो है सारे कंपाउंड जो है कार्बन वाले सारे कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक ही होता है, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे एक कंपाउंड में बता रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यहां भी कार्बन है लेकिन दिस इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों नहीं है ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो कुछ एक्सेप्शन है बच्चे, कुछ एक्सेप्शन है, बहुत कम, मीन्स के, है ना,
आप 100 लोगे तो 100 में 90 जो है 0.001% आएगा आपका एक्सेप्शन, ठीक है। तो कंपाउंड इन विच कार्बन इज, है ना, कंपाउंड इन विच कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन होता ही है। कुछ कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सबके सब में कार्बन होता ही है। इसलिए मैंने लिखा कि कंपाउंड्स इन विच कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट मीन्स विदाउट कार्बन, है ना, नो कंपाउंड में भी ऑर्गेनिक, कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है, ये चीज याद रखना बच्चे, ठीक है। तो 100% कंपाउंड में मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना ही है, ठीक। बाकी एग्जांपल लिखना तो जरूरी है नहीं, है ना, क्योंकि लगभग 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है सिंथेसिस हो चुका है अभी तक, ठीक है। हम लोग बहुत पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कहोगे सर एक दो लिख लो तो चलो मैंने लिख दिया, आप जिसको जानते हो, मेथेन हो गया, C2H6 एथेन हो गया, etc, है ना। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात आती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, तो कार्बन नहीं होगा, सारे एलिमेंट होगा, कार्बन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि टोटल 180 एलिमेंट्स हो गया, इसमें एक कार्बन को छोड़ दो, बाकी अगर कोई भी एलिमेंट्स है तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड्स इन विच other than carbon is present, other than कार्बन इज प्रेजेंट। यह हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैंने कहा, है ना, एक्सेप्शन है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कार्बन है लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना। ठीक है, बाकी तो आप जानते हो, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, है ना, etc, ये सारे क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो ये हो गया बच्चे आपका मेटर। नाउ मेटर इज फिनिश्ड। तो मेटर हो गया, हो गया। चलो तो आगे बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सर्टेन लॉ। कुछ लॉ हमें पढ़ना है, मीन्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब जो है हेडिंग देना बच्चे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कुछ लॉ पढ़ना है। तो अब इसमें कौन कौन सा लॉ पढ़ना है हमें, तो इसमें हमें पढ़ना है बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पढ़ना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है डाल्टन्स लॉ, ठीक है, और हमें पढ़ना है गेलुसाक लॉ। तो ये 4-5 लॉ हमें पढ़ना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है आ सकता है, नीट और जेईई में भी आता है, बहुत कम आता है ना, लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
और बच्चे मास कभी भी चेंज नहीं होता है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि मास चेंज नहीं होता है, ठीक है, कहीं चेंज नहीं होता है। मीन्स आप 100 ग्राम सब्सटेंस को यहां से आप मून पर ले जाओ, आप जो है मार्स पर ले जाओ, वो 100 ग्राम ही रहेगा। वेट चेंज होता है, नहीं, वेट चेंज होता है। क्यों? देखो, मास चेंज नहीं होता। अगर मान लेते हैं 1 kg का सब्सटेंस है, तो हर जगह 1 kg होगा, चाहे अर्थ पर ले या इसको मून पर ले जाओ या आप इसको मार्स पर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वेट चेंज होता है। क्योंकि वेट क्यों चेंज होता है? तो आप जानते हो कि वेट इक्वल टू क्या होता है बच्चे? तो एम और जी होता है। और हम लोग जानते हैं कि जी चेंज होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जी चेंज होता है ना? जैसे जी क्या होता है? तो 9.8 होता है अर्थ पर, अर्थ के सरफेस पर। मून पर जो है इसका 1/6 पार्ट हो जाता है, 9.8 का जो है इसका 1/6 पार्ट हो जाता है। मास पर कुछ अलग होता होगा, ठीक है? तो ये वेट चेंज हो जाएगा, यानी एम जी चेंज होगा, एम कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन हमें हमें मैं यहाँ फिजिक्स के मास की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में वेट डिफाइन नहीं होता है। हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और केमिस्ट्री में हम लोग बात क्या करेंगे? तो केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो जो रिएक्टेंट का मास होता है बच्चे, वही हमेशा प्रोडक्ट का मास होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज मास ऑफ प्रोडक्ट। अब हम लोग हर जगह इसको अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, और यहाँ जो डेफिनेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं वो ये लिखने जा रहे हैं कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मीन्स कि मास को, है ना, मास को हम लोग ना तो जो है बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक? तो अब एक बच्चे ने कहा सर ऐसा करता हूं, पानी को जो हम लोग गर्म कर देते हैं, तो पानी को गर्म कर दो तो क्या अंतर पड़ता है? वाटर को गर्म करोगे तो वाटर से वेपर बनेगा, तो जो वाटर का मास था वही वेपर का भी मास होगा, है ना? मास चेंज नहीं होता है बच्चे, ठीक? तो लिखना कि ये किसने दिया था, तो ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो दिया था, इट वाज गिवन बाय लेवोजियर। लेवोजियर ने दिया था। इसी को हम लोग जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं बच्चे। लेवोजियर को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, है ना? इट इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ, मीन्स ही इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, याद रखना भाई। तो इसको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेवोजियर, और मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है? तो मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड। मीन्स ये डेफिनेशन आपने एनर्जी का पढ़ा होगा, क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना? ये डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा किसमें? एनर्जी में, है ना? कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम, है ना, या इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो ठीक उसी तरह से हम लोग लाइक एनर्जी की तरह ही हम लोग मास को भी डिफाइन कर सकते हैं बच्चे, ठीक है? मास को भी हम लोग ना बना सकते हैं ना तो उसको बर्बाद कर सकते हैं, ठीक? चलो, ये तो हो गया डेफिनेशन। अब केमिस्ट्री में हम लोग इसको जो है कैसे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को? तो केमिस्ट्री में हम लोग अप्लाई ऐसे करते हैं कि जब कोई रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट का मास होता है हमेशा वही मास जो है प्रोडक्ट का भी होता है। देयर इज नो एक्सेप्शन एट ऑल। यहां एक्सेप्शन नहीं हो सकता है बच्चे, यहां एक्सेप्शन नहीं हो सकता है, ठीक? इसको लिख लो। हो गया? चलो आगे बढ़े। तो एक और सेंटेंस लिखना कि इन ए केमिकल रिएक्शन,
in a chemical reaction, comma, mass of reactant is always mass of reactant is always mass of प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का जो मास होता है वही क्या होता है बच्चे, तो मास जो है प्रोडक्ट का होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मीन्स के चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं बच्चे, तो आप सबको पता चल गया होगा कि क्या बनने जा रहा है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। अब आप मास देखो, मैंने क्या कहा कि जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट, है ना, और ये क्या हो गया, तो ये दोनों आपका हो गया क्या, तो प्रोडक्ट है। अब आप मास देखो, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है बच्चे 100 ग्राम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होता है, तो इसका मास आप खुद निकाल सकते हैं, इसका मास होता है 56 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है बच्चे वो होता है 44 ग्राम। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं आपको, अगर है ना इसमें अगर कोई डाउट है तो बता देता हूं। 100 ग्राम कैसे हुआ बच्चे, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है वो किससे बना है, तो 1 एटम कैल्शियम, 1 एटम कार्बन एंड 3 एटम ऑक्सीजन से बना है ना। ठीक है, जिसको डाउट है वो देख लेना। कैल्शियम 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 3 ऑक्सीजन है। आप जानते हो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40, नहीं, कार्बन का कितना होता है, तो 12। ठीक, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, बट देयर आर 3 ऑक्सीजन हियर, 3 into 16। तो टोटल जब बच्चे ऐड करोगे आप इसको तीनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल, है ना, 1 मोल, ये आ जाएगा 100 ग्राम। अब आप इसका निकाल सकते हो, आप देख लो कैल्शियम का कितना हो गया 40 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 56 ग्राम। कार्बन का कितना होता है, तो 12 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 into 2 32, तो कितना हो जाएगा 44 ग्राम। अब दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करो बच्चे, इस दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वेरी सिंपल। हो गया, चलो अच्छा आगे बढ़े। अब नेक्स्ट लॉ देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट लॉ लिखना बच्चे, सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या कहता है ये लॉ और किसने दिया था ये लॉ, तो दिस लॉ वाज गिवन बाय, मीन्स ये लॉ जो दिया था इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, PROUST, प्राउस्ट। तो इसको जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। क्या कहता है ये लॉ, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a compound can be obtained from different sources. A compound can be obtained from different
sources, but the ratio of each element by mass is fixed, है ना। मीन्स के दैट इज हम लोग कह सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन। तो इसके प्रिपरेशन के मेथड पर डिपेंड नहीं करता है। एक कंपाउंड किसी भी सोर्स से मिले उसमें जो एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा मास का वो फिक्स होगा। पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। हो गया? तो देखो बच्चे क्या कहता है ये लॉ, तो कहता है कि ये कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। एक कंपाउंड हम लोग डिफरेंट सोर्सेस से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर हम लोग बहुत सारे सोर्स हैं। रेन वाटर भी हो सकता है, वाटर हम लोग रेन से भी ये कर सकते हैं, लेक से कर सकते हैं, पॉन्ड से कर सकते हैं, है ना, रिवर से कर सकते हैं, टैप वाटर हो सकता है ना। तो किसी भी सोर्स से हम लोग वाटर ऑब्टेन करें। लेकिन वाटर में जो है बच्चे, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा ना। चाहे आप सी से लो, चाहे आप रिवर से लो। हाँ, उसमें इम्प्यूरिटी भले हो सकता है, आप सी का लोगे तो वहां बहुत सारे सॉल्ट भी मिलेगा, लेकिन सॉल्ट मिलेगा वो तो अलग कंपोनेंट्स हो गया ना, वो अलग कंपाउंड हो गया। हमें वाटर का देखना है, हमें वाटर का सिर्फ देखना है। अगर हम लोग सिर्फ वाटर को देखें, चाहे वो सी का वाटर हो, रिवर का वाटर हो, या जो है आपके नल का वाटर हो या पॉन्ड का वाटर हो, किसी का, तो उसमें जो है वाटर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है वो हमेशा फिक्स रहेगा। मीन्स 1:2 जो है 8 ही रहेगा बाय मास। ठीक, तो वही कहता है कि एक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस बट द रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट बाय मास, प्रत्येक एलिमेंट का जो मास का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। मीन्स कि ये डिपेंड नहीं करता है कि हम लोग उसको किस सोर्स से ऑब्टेन किए हैं, ये कैसे उसको हम लोग प्रिपेयर किए हैं, किस सोर्स से ऑब्टेन किए हैं, ये उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर किए हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसी भी मेथड से ऑब्टेन करो या किसी भी मेथड से उसको प्रिपेयर करो, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड ही होगा। दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक, चलो तो बच्चे जैसे हम लोग वाटर की बात करें, और वाटर आप सी से ऑब्टेन कर सकते हो, वाटर आप रिवर से कर सकते हो, वाटर आप लेक से कर सकते हो, वाटर आप जो है टैप वाटर हो सकता है ना, आप इसको पॉन्ड से कर सकते हो, है ना। लेकिन सबके सब में जो वाटर में जो है जो कंपोजिशन होगा H2, है ना, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, है ना, वो कितना होगा 1:8 का ही रेशियो होगा, किससे, बाय मास का। उसी तरह से हम लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2, आप कहीं से करो, कोई इंडस्ट्री से करो, इंडस्ट्री से करो, या फिर आप जो है रिस्पायरेशन, है ना, क्योंकि आप जानते हो कि रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मिस, ठीक है, हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, या और कोई भी सोर्स हो, ठीक है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, ठीक, कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक है, कार्बन का कितना हो गया 12 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, 2 ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, ये हो गया 32 ग्राम। इसका आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप देख लो, तो ये आ जाएगा 4 × 3 और 32, है ना, ये आ जाएगा रेशियो, है ना, बाय मास, ठीक है।
तो 3:8 हो जाएगा। कितना हो गया? तो 16 होता है बाय 8 मास, है ना। हो गया बच्चे लोग? चलो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लॉ। तो हम लोग थर्ड लॉ देखते हैं बच्चे, और देखते हैं क्या कहता है थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय डाल्टन। इट वाज गिवन बाय डाल्टन। ये डाल्टन ने दिया था, ठीक है। अब क्या कहता है ये लॉ? तो ये लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form one or more कंपाउंड। दो एलिमेंट कंबाइन करेगा तो एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। तो वही कह रहा है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करता है और जब वो वन और मोर देन वन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, then the different masses of one element, then the different masses of one element which combine with a fixed mass of which combines with a fixed mass of other element bear a simple ratio, bear a simple ratio to each other, bear a simple ratio of each other। ठीक है, तो देखो पहले इसको नोट करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
तो देखो बच्चे, ये लॉ कहता है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके, सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जब कंबाइन करेगा तो बच्चे ये दो टाइप का कंपाउंड बना सकता है। एक तो ये बना सकता है वाटर, और दूसरा बना सकता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। तो ये है बच्चे, ये आपने नहीं पढ़ा होगा पहले, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो दोनों ही कंपाउंड देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना है। अब इसमें क्या कहता है कि कंबाइन टू फॉर्म वन और मोर कंपाउंड, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, मींस एक एलिमेंट का मास डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दूसरे एलिमेंट जो है वो क्या रहेगा, उसका मास फिक्स रहेगा। और इसका जो रेशियो होगा वो किसमें होगा, तो सिंपल रेशियो होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा दोनों एलिमेंट का, ठीक है। सिंपल होल रेशियो मीन्स कि देखो, यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आप रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1:8, आपने देखा। यहां अगर आप निकालोगे तो हाइड्रोजन का तो 1 ही आएगा, लेकिन ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, हो जाएगा कि नहीं, देख लो आप, है ना। मैं फिर से बता दे रहा हूं, हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, ये है 16 ग्राम। तो रेशियो कितना आएगा, 1:8 आ जाएगा, ये रेशियो आएगा बाय मास, है ना, मास का। इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन कितना है, यहाँ भी 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। तो रेशियो क्या आ गया, 1:16 आ गया। तो देखो इसमें एक एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट जो है वो क्या है, फिक्स है, हाइड्रोजन। और दूसरे का जो रेशियो है, ये दूसरे का है ना, यानी ऑक्सीजन का जो रेशियो है वाटर में और H2O2 में, मीन्स ऑक्सीजन वाटर में जो है और ऑक्सीजन जो है H2O2 में है, इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, तो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। यानी यहाँ ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 8 है बच्चे, इधर ऑक्सीजन कितना है, तो इधर 16 है, नहीं, ठीक है। वाटर वाले में ऑक्सीजन कितने हैं, तो 8 ग्राम है, और H2O2 में ऑक्सीजन कितने हैं, तो 16 ग्राम। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा, मीन्स क्या क्या आ जाएगा, 8 और 16 का, यानी 1:2 आ जाएगा। दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो में ही आएगा, ठीक। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और भी कोई ले सकते हो आप जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का कंबाइन करा दो, कार्बन और ऑक्सीजन का कंबाइन कराओगे तो कार्बन और ऑक्सीजन ये भी जो है आपका दो टाइप का कंपाउंड बनाता है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और दूसरा क्या बनाता है बच्चे, तो जानते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें भी देखो एक का जो मास है वो तो फिक्स है, लेकिन दूसरे का जो मास का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। कैसे, तो यहाँ देखो कार्बन और ऑक्सीजन का जो होगा कितना, कार्बन का हो गया बच्चे 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 16 ग्राम। आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा रेशियो, 3:4 का, दोनों का, कार्बन और ऑक्सीजन का। इधर देखो, इधर ये 12 ग्राम हो गया और ऑक्सीजन हो गया 32 ग्राम, ये कितना हो गया, तो इधर हो गया 3:8। तो एक का तो फिक्स है देखो, लेकिन दूसरे का जो रेशियो होगा वो किसमें होगा, होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है बच्चे ये कितने हैं, तो ये जो है आपका 16 ग्राम है, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है ये कितना है, 32 ग्राम है ना। इसमें 16 ग्राम है, इसमें कितना है, 32 ग्राम। तो आप देखो रेशियो क्या आएगा, तो 16 और 32 का क्या आ जाएगा, ये 1:2 आ जाएगा कि नहीं। तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलो हो गया। चलो आप बताओ, किसी को कोई डाउट।
यहां तक किसी को कोई डाउट बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोलना। तो आप क्या करना, आप इसको जितने भी मैंने पढ़ाया बहुत सिंपल सब चीजें हैं, है ना, तो आप इसको इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और कुछ अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना, ठीक है। ऐसे तो डाउट क्लास होती ही है ना, डाउट क्लास में भी पूछ सकते हो या क्लास में भी आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट आप इसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक, ओके। चलो बाय, फिर हम लोग मिलते हैं, आज इतना ही। चलो ओके बच्चे लोग, गुड नाइट, बाय बाय।